हाँ दोस्तों, जो पर काम लिखत अधिनियम 1881 का हम अध्याय 17 पढ़ेंगे। एमपीसीजे हो या छत्तीसगढ़ सिविल जज का एग्जाम हो या कहीं भी जहाँ भी यह जो है नेगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूछा जाता है, उसमें से अधिकतर क्वेश्चन हमारे अध्याय 17 में से जो है आते हैं, जो 138 से 148 तक है। बाकी इसका सामान्य परिचय वाला और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसका मैं अगले वीडियो में जो है आपको बताने का यहाँ से जो है प्रयास करूँगा। तो अपन इसको देखेंगे। अध्याय 17 का एक विषय में लेखों में जमा राशि अपर्याप्त होने के कारण कतिपय चेकों के अनादरित हो जाने की दिशा में शास्त्रियाँ तो चेकों के संबंध में ये दिया गया है। अध्याय 138 से 148 तक सब कुछ इसमें जो है प्रक्रिया दी गई है और सजा वगैरह का भी जो इसमें प्रावधान किया गया है। तो 138 लेखों में जमा राशि अपर्याप्त होने आदि के कारण चेकों का अनादरत हो जाना। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी को चेक देता है और उसके खाते में पर्याप्त राशि नहीं होती है और चेक जो है बाउंस हो जाता है, अनादरत हो जाता है या अन्य किसी कारण से अनादरत हो जाता है, तो ये दोस्तों माना जाएगा कि ये जो क्या है, ये अपराध कर दिया है 138 का। जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंक में संधारित अपने खाते में से अपने किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व से भागते या पूर्णतः उन्मोचन के लिए कोई चेक दिया जाता है। जहाँ क्या किया जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंक से संधारित जो बैंक है उसमें जिसमें उसका खाता है कि भैया हमारे बैंक में खाता है और हमने आपसे कर्जा लिया था या कोई अन्य हमारे ऊपर लाइबिलिटी बन रही थी, इसको अदा करने के लिए हम आपको चेक देते हैं पूरा ऋण या दायित्व चुकाने के लिए या भागता चुकाने के लिए। ठीक है, और आप चेक देते हैं तो उसमें अपर्याप्त राशि होती है या अन्य किसी कारण से अगर वो भुगतान नहीं होता है और बैंक वापस लौटा देती है कि भैया इससे जो है आप नहीं भुगतान हो पाएगा, तो ये इसका जो है अपराध हो जाता है। ठीक है, और ऐसा अपराध करने में क्या दंड है कि 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और चेक की जो राशि है उससे दोगुने तक जुर्माने का जो है इसमें प्रावधान दोस्तों दिया गया है। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि ये सजा का प्रावधान है, परंतु इस धारा की कोई बात तब लागू नहीं हुई, कब लागू नहीं होगी, इसमें कंडीशन दी गई है जब चेक जारी होने की तिथि के 6 माह के अंदर अथवा उसके विद्यमान रहने की अवधि के अंदर जो भी पूर्व बैंक में पेश नहीं किया गया। कोई आपको चेक दिया गया तो 6 महीने के अंदर आपको हर हाल में पेश करना है, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। या उसमें जो तारीख दी गई है कि इतने दिन में पेश करना है तो उतने दिन में पेश करना पड़ेगा, लेकिन जो पहले समाप्त हो जाएगी डेट वो पहले। तो इसका मतलब ये है कि 6 महीने से ज़्यादा किसी कंडीशन में आप 6 महीने बाद चेक पेश नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर उसमें 8 महीने की डेट है कि 8 महीने के लिए वैलिड है तो 6 महीने पहले पूरे हो जाएंगे। तो 6 महीने जो पहले पूरे होना है उसको देखना है, तो 6 से ज़्यादा और 6 से कम का डला है, अगर मान लो 3 महीने का डला है तो 3 महीने में अपन को करना है, क्योंकि जो पहले हो जाए तो इस कंडीशन में 6 महीने के बाद किसी भी कंडीशन में अपन जो है उसको फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। बी, चेक के अधीन राशि पाने वाला अथवा सामान्य अनुक्रम में चेक का धारक यथास्थिति बैंक से चेक के नादित होकर लौटने की तिथि से 30 दिन के अंदर लिखित सूचना नहीं देता। किसी व्यक्ति ने आपको चेक दिया है, आपको चेक अनादरण द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, तो जिस दिन अनादरण से प्राप्त हुआ उस दिन 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है, एक नोटिस देना है, रजिस्टर्ड नोटिस सूचना देनी है। किसको सूचना देनी है? उस व्यक्ति को कि आप हमारे पैसे लौटा दें। और सी ये कहती है, ठीक है, जब जैसे मान लो लेखी बार उस सूचना की प्राप्ति के 15 दिन के अंदर उस व्यक्ति को जो कि चेक के अधीन राशि प्राप्त करने वाला अथवा जो सामान्य अनुक्रम में चेक का धारक हो उस राशि का संदाह करने में असफल नहीं रहता। और जैसे मान लो आपने उसको रजिस्टर्ड डाक से पत्र भेजा कि आप पैसे दो, जैसे ही उसको मिला जिस दिन, तो उससे 15 दिन का आपको वेट करना है। 15 दिन से कम का टाइम आप उसको नहीं दे सकते हैं। 15 दिन जैसे ही बीत जाते हैं, ठीक है, तब तक आप नहीं लगा सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि 6 महीने के अंदर पेश करना है या उससे कम की डेट डली है तो उसमें पेश करना है। ठीक है, और चेक के अनादरण से 30 दिन के अंदर अपन को नोटिस देना, और नोटिस जब उस पर तामील हो जाए, उसको मिल जाए, डालने भेजने से ना, जब तामील हो जाए, ठीक है, तो 15 दिन का वेट करना। उसके बाद कॉज ऑफ एक्शन जो है एराइज हो जाता है और आप केस लगा सकते हो। और आगे की धारा में बताऊंगा आप कि उसके जब 15 दिन बीत जाते हैं तो उसके 1 माह के अंदर आपको केस जो है फाइल कर देना है। ये यहाँ की जो है प्रोसेस मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, अब आती है 139 धारक के पक्ष में उपधारणा है।
धारक क्या होता है, ये धारक अब वगैरह जो अपन उसका चैप्टर पढ़ेंगे ना फॉर्मेलिटी वाला पूरा का पूरा, तो उसमें ये धारक वगैरह में वहाँ पे आपको सब जो है समझा दूंगा। धारक के पक्ष में अवधारणा मतलब जो धारण किए है जिसने चेक, सीधी बात बताएं, जो परिवादी है जिसको चेक दिया था, ठीक है, जिसका चेक बाउंस हुआ है, जिसने लगाया था, तो वो उसके पक्ष में अवधारणा की जाएगी 139 में। जब तक कि अन्यथा साबित ना कर दिया जाए वह अवधारणा की जाएगी कि चेक के धारक ने वह चेक धारा 138 के बुनियाद से किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व की भागता या पूर्णता उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है। ऐसा माना जाएगा जब तक आप बिल्कुल साबित ना कर दें कि ये किसी ऋण या अथवा दायित्व के भुगतान के लिए जो है चेक दिया गया था। 139 में धारक के पक्ष में अवधारणा की जाएगी। 140 धारा 138 के दिन ऐसा बचाव जो किसी अभियोजन में अनुज्ञात नहीं होगा। क्या बचाव जो है प्रतिवादी द्वारा नहीं लिया जा सकता है 138 के बाद में, वो 140 में बताया गया है। धारा 138 के दिन किसी अपराध के अभियोजन में यह बचाव नहीं होगा कि चेक जारी करते समय लेखीवाल के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि वह चेक पेश किए जाने पर उस धारा में वर्णित कारणों से अनादृत हो जाएगा। इस तरीके का कोई बचाव नहीं लिया जाएगा कि भाई हमें पता नहीं था कि हमारा चेक अनादृत हो जाएगा, हमें जानकारी नहीं थी कि ये अपराध है, कि उस समय हमारे खाते में पैसा नहीं। इस तरीके का कोई भी बचाव जो है 140 कहती है मनाही है, ये जो है नहीं लिया जाएगा। 141 क्या कहती है, कंपनी द्वारा अपराध। जब चेक का अपराध कोई कंपनी द्वारा किया जाता है तो कंपनी भी दायित्वाधीन होगी, इसका सार यही है। और इसके अंतर्गत क्या है, कंपनी और जो इसका मैनेजर वगैरह होगा, ठीक है, तो वो जो उस समय अधिकारी होगा जिसकी लाइबिलिटी के कारण वो चेक जो है बाउंस हुआ होगा, वो भी जिम्मेदार होगा, क्योंकि कंपनी को सजा दे नहीं सकते, कंपनी से प्रतिकर वसूला जाएगा और उस व्यक्ति जो है वो सजा का दायी होगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति ये साबित कर देता है कि उसकी लापरवाही से ऐसा नहीं हुआ है, तो फिर वो ऐसे अधिनियम के अंतर्गत क्या है कि वो लाइबल नहीं होगा। स्पष्टीकरण में दिया गया कंपनी क्या है, संचालक क्या है। कंपनी से अभिप्रेत है कोई भी निगमित निकाय और इसमें निम्नलिखित है कोई भी फर्म अथवा व्यक्तियों का कोई संगम, ठीक है, कोई निगमित निकाय, कोई भी फर्म और व्यक्तियों का कोई भी संगम क्या है, कंपनी के अंतर्गत आ जाता है। फर्म के संबंध में संचालक से अभिप्रेत है उस फर्म का कोई भागीदार, ठीक है, कोई फर्म का भागीदार या मालिक जो भी भागीदार हैं उसके, वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इस तरीके से मैंने आपको 141 तक यहाँ पर पढ़ा दी है। अब आती है 142 अपराधों का प्रसंज्ञान। तो प्रसंज्ञान कौन लेगा, तो सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी एक कहती है धारा 138 के अधीन किसी अपराध के लिए कोई भी न्यायालय बैंक के अधीन किसी राशि प्राप्त करने वाले अथवा सामान्य अनुक्रम में व्यक्ति के धारक के लिखित परिवाद के सिवा प्रसंज्ञान नहीं करेगा, ठीक है। तो कौन, जब लिखित परिवाद पे ही प्रसंज्ञान होगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगा। ऐसा परिवाद धारा 38 के परंतु के खंड गा के अधीन वाद हेतु को तो उत्पन्न होने की तिथि के 1 माह के अंदर पेश किया जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि धारा 138 में बताया गया है कि आपको क्या करना है, 6 माह के अंदर या उससे अगर कम डेट डली उस पर, तो उसके अंदर आपको चेक न्यायालय में पेश करना है। और जैसे ही वो चेक अनादृत होता है उसके 30 दिवस के अंदर आपको एक नोटिस भेजनी है और 15 दिन का वेट करना है। और फिर ये कहते हैं कि जैसे ही 15 दिन की वेट पूरी होती है तो 142 बी कहती है 30 दिवस के अंदर आपको वो न्यायालय में लगा देना, तभी उसका संज्ञान लिया जाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। अगर 30 दिवस से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आपको कारण बताना पड़ेगा उचित कि क्यों जो है आप नहीं लगा पाए केस, ठीक है। और जेएमएफसी और एमएम यानी प्रथम श्रेणी के न्यायालय और महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा ही इसको विचारित किया जाएगा, अन्यथा किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आती है धारा 2। धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध की जांच और उसका विचारण केवल ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा इसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर। कब, कौन, किस न्यायालय में स्थानीय अधिकारिता क्या होगी, ठीक है। यदि चेक किसी खाते के माध्यम से संग्रहण के लिए प्रदत्त किया जाता है तो बैंक की जहाँ शाखा जहाँ पर यथास्थी सम्यक अनुक्रम में पाने वाला या धारक खाता बनाए रखता है, ठीक है, पाने वाला या धारक जो भी जिस बैंक में खाता है जहाँ पर से उस चेक को भंजना था, जहाँ उसने जमा किया है वो, ठीक है, ठीक है। या फिर दूसरे संबंध में क्या है,
यदि चेक सम्यक अनुक्रम का है, सम्यक अनुक्रम है कि बढ़ता जाएगा 1 से 2 3 4 लोगों में, तो वहाँ पर क्या है, लेखीवाल जहाँ खाता बनाए रखता है वहाँ पर भी हो सकता है। एक ही व्यक्ति को सीधा निर्दिष्ट है और परिक्रमण उसका नहीं होना। तो ऐसी स्थिति में ये है कि जिस सीधा बात आपको ये रखना है कि जहाँ भी जिस बैंक में खाता था किसका, धारक का, उसने अपने चेक को भंजाने के लिए लगाया था, तो वहीं पे उसका जो है, ठीक है। और ज़्यादा इसमें पढ़ने की आपको आवश्यकता मेरे हिसाब से है नहीं। अब आती है 142 का लंबित मामलों के अंतरण का विधिमान्यकरण। ठीक है, तो इसको 142 को आप पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, ज़्यादा कुछ बताने लायक इसमें है नहीं, लंबा समय आपका लग जाएगा। लंबित मामलों के अंतरण का विधिमान्यकरण, ये इसको आप याद रख लेना, थोड़ा सा आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से कुछ बताने वाली बात इसमें मेरे हिसाब से है नहीं। ठीक है, 143 प्रकरणों का संक्षिप्तः विचारण करने की न्यायालय की शक्ति। इसमें समरी ट्रायल जो है न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। 143 ये कहती है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी, ठीक है, इसके अंतर्गत जो अपराधों का विचारण है, ठीक है, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा संक्षिप्त विचारण वाली जो धाराएं हैं CRPC की 262 से 65, ठीक है, उनके अधीन जो है क्या कर सकता है, विचारणा पर प्रवृत्त होगा। परंतु इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारणा मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिक होगा कि किसी 2 से अधिक प्रकरण में 1 साल की अवधि से अनधिक कारावास की सजा और 5,000 रुपये से अधिक जुर्माने की राशि का दंडादेश पारित करे। ठीक है, तो अनधिक होगा, यहाँ पे अधिक नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो आपको क्या करना है, इसकी समरी ट्रायल करनी है, तो फिर उसके लिए मजिस्ट्रेट 1 साल से ज़्यादा की सजा नहीं दे सकता और 5,000 से ज़्यादा का जुर्माना नहीं दे सकता। ठीक है, परंतु अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसमें समरी ट्रायल कर ली हो, ज़्यादा सजा देनी है, ज़्यादा जुर्माना लगाना है, तो फिर वो वापस से क्या करेगा, फिर से नई ट्रायल करेगा। ठीक है, और उस पर फिर से साक्ष्य बुलाएगा। ठीक है, यथास्थिति समन मामले की ट्रायल या वारंट मामले की ट्रायल जो है वो यहाँ पर फिर अपनाई जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अपन 143 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सी क्वेश्चनल में नया निश्चित ही क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो 143 का अंतरिम प्रतिकर का निर्देश देने की शक्ति। काय का निर्देश देने की शक्ति, अंतरिम प्रतिकर का निर्देश देने की शक्ति। ये फाइनली नहीं है। ठीक है, ये प्रकरण लंबित रहने के दौरान है। जब कोई व्यक्ति चेक बाउंस का केस लगाता है तो 138 में किसी बात के होते हुए भी लेखीवाल, मतलब जिसने चेक दिया है उसके लिए, ठीक है, संक्षिप्त विचारणा या समान मामले में जहाँ परिवाद में उसने किए गए अभियोग दोषी नहीं होने का विवाद किया है, तो देखो क्या कर सकते, जैसे आपने कहा नहीं भैया हमने दोष नहीं किया, आप ट्रायल चाहते हैं, तो वहाँ पर ये है कि 20% राशि, जैसे मान लो 1 लाख का चेक है तो 20% राशि जमा कराने के लिए वो आवेदन लगा सकता है कि चेक की 20% राशि जमा की जाए, और मजिस्ट्रेट को लगता है कि उचित है तो 20% राशि वो यहाँ पे जमा करने के लिए बाध्य है। ठीक है, 20% राशि उसको जमा करनी पड़ेगी, लेकिन मजिस्ट्रेट उसको 60 दिन का समय देगा कि आज से आप 60 दिन के अंदर 20% राशि जमा कर दीजिए, और अगर 60 दिन में 20% राशि जमा नहीं कर पाता, उचित कारण बताता है, तो 30 दिन का और समय मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका अंतरिम प्रतिकर जो है वसूल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जब जैसे मान लो 20% का क्या कर लिया, आपने जमा कर लिया, जैसे 1 लाख से 20% यानी 20,000 रुपये जमा करा लिया, जब और मान लो फिर लेखीवाल हार जाता है। अगर लेखीवाल हार जाता है दोस्तों, तब क्या करना पड़ेगा आपको, लेखीवाल मान लो हार गया, लेखीवाल क्या हुआ, हार गया, तो फिर वो 20% राशि, जैसे उसको जुर्माना हुआ, मान लो 1,20,000 रुपया उसको देने का आर्डर हुआ, तो 20,000 घटा दिया जाएगा, उसको 1 लाख बस देना पड़ेगा। ठीक है, और मान लो अपील में वहाँ अपन जाएंगे जब 148 में देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो फिर अपील में वो व्यक्ति या यही, अभी अपील की बात मत करो, यहाँ उससे आपने जमा तो करा लिया है। ठीक है, और मान लो वो उसने ले लिया, जिसने चेक लगाया था उसको मिल गया पैसा, मान लो वो बाद में केस हार जाता है, धारक जिसने पैसा लिया था, तो उसको पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे, और उसको भी कोर्ट 60 दिन का टाइम देगी कि 60 दिन में पैसे लौटा दो, और अगर 60 दिन में नहीं लौटा पाता है, कारण बताता है, तो 30 दिन का और समय उसको भी दिया जाएगा। समन के तामील की रीति कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है,
इसको पढ़ सकते हैं आप, पढ़ाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती, बस रीति बताई गई है। तो 144 में कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ सकते हैं आप। अपराध का साक्ष्य, शपथ पर साक्ष्य, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा पूछी भी नहीं गई है, तो इसकी पूछे जाने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। शपथ पर साक्ष्य, दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए परिवादी का साक्ष्य उसके द्वारा शपथ पत्र पर दिया जा सकता है। क्या कर सकता है? शपथ पत्र पर उसका साक्ष्य दिया जा सकता है एवं समस्त न्याय संगत अपवादों के अध्ययन रहते हुए संहिता के अंतर्गत किसी जांच विचारणा या अन्य किसी कार्रवाई में साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है। ठीक है, साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है जांच विचारणा या अन्य कार्रवाई में। ठीक है, शपथ पत्र में दिया जा सकता है। ठीक है, न्यायालय यदि उचित समझता है तो अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पत्र पर किसी व्यक्ति को समन कर सकता है एवं परीक्षण करेगा जिस व्यक्ति के द्वारा शपथ पत्र पर दिए गए साक्ष्यों के रूप में उसमें अंतर्विष्ट है। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, शपथ पर साक्ष्य ले सकेगा, परीक्षण कर सकेगा, उसमें क्या है। बैंक स्लैब प्रथम दृष्टया कतिपय तथ्यों का साक्ष्य, 146 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। 146 बैंक स्लिप प्रथम दृष्टया कतिपय तथ्यों का साक्ष्य, कुछ तथ्यों का साक्ष्य पहली नज़र में भी है बैंक स्लिप। इस अध्याय के अधीन न्यायालय प्रत्येक कार्रवाई के संबंध में बैंक के स्लिप को पेश करने पर या ज्ञापन उस पर प्राधिकृत चिन्ह रहने पर सूचित करते हुए चेक अनादित किया गया है, ऐसे चेक का अनादरण के तथ्य का उपधारण करेगा तब तक ऐसे तथ्य अप्रमाणित ना हों। जो बैंक ने स्लिप दी है अनादित की फलानी फलानी चीज़ के द्वारा, जब तक इसका खंडन न किया जाए तो ये माना जाएगा कि बैंक स्लिप प्रथम दृष्टया क्या है, सही है। अपराधों का समनीय होना, धारा 147 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात की होती हुई इस अधिनियम के दिन दंडनीय प्रत्येक अपराध क्या है, समनीय है, मतलब राजीनामा योग्य है। अब आती है धारा 148 दो सिद्धि के विरुद्ध अपील के लंबित रहते संदेह का आदेश करने की अपील न्यायालय की शक्ति। ठीक है, तो सुनो, वो जो 143 ये था वो अंतिम प्रतिकर था, केस लंबित रहने के दौरान था। अब यहाँ पे ये है कि 148 में ये प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, ये प्रावधान किया गया है कि जब आपको जैसे आप केस हार गए, आप पे 2 लाख का जुर्माना, 2 लाख की रकम आपको प्रतिकर के रूप में देनी, तो इसका 20% आपको जमा करना पड़ेगा, तभी आप अपील कर पाएंगे। ठीक है, तो 40,000 रुपया आपको यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपील करनी है 30 दिन के अंदर, तो क्या करते हैं व्यक्ति की अपील कर देते हैं और वहाँ पे बोल दें कि श्रीमान जी हमें पैसा जमा करने के लिए टाइम दिया जाए, तो कोर्ट आपको 60 दिन का वहाँ पे समय देगी कि आदेश से 60 दिन के लिए 60 दिन के अंदर आपको पैसा जमा करना, सेम वैसी कंडीशन है। और 60 दिन में अगर आप नहीं कर पाते हैं और उचित कारण बताते हैं तो 30 दिन का आपको और समय दे दिया जाएगा। और मान लो फिर आप अपील में जीत जाते हैं जिसने पैसा जमा किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो 143 ए में राशि जमा की है वो यहाँ पे नहीं जोड़ी जाएगी, वो अलग राशि है, यहाँ पे आपको अलग से 20% जमा करनी पड़ेगी, ऐसा 148 प्रावधान है। ठीक है, और अगर अपील करता है फिर बाद में जीत जाता है, ठीक, और जो और वो जो 20% राशि है उसको जो विजेता है नीचे की कोर्ट से, जो धारक जीत गया था उसने ले ली है, तो फिर वो उसको 60 दिन के अंदर वापस करनी होगी, और 60 दिन में नहीं कर पाता तो 30 दिन का और समय दे दिया जाएगा और उसको वापस करनी पड़ेगी। इस तरीके से ये धारा अध्याय 17 पढ़ने 148 तक पढ़ लिया है। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।